कारो 2020 एप्लीकेबिलिटी सेम है अपना कारो 16 से, उसमें नहीं जाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें सबसे पहले क्या बोलना पड़ता है, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स है कि नहीं, उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहा है, पूरा पर्टिकुलर्स आ रहा है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स आ रहे हैं। नया चीज़ आया है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में भी इसमें अब देना पड़ेगा, शुड शो फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकली वेरीफाई मैनेजमेंट का करने का काम होता है, तो रीजनेबल इंटरवल्स में कर रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट को 3 ईयर्स में कर लेना चाहिए मिनिमम, एंड वो वैरी करता है, रीजनेबल इंटरवल डिफाइंड नहीं है। बट अगर करंट ईयर में कहीं पे भी अगर मैनेजमेंट ने फिजिकली वेरीफाई नहीं किया है तो इस बात को रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑडिटर को। अगर ऑडिटर को फिर भी लगता है कि हाँ रेगुलर इंटरवल में हो रहा है तो ये इसका कमेंट अलग से स्टेट कर देगा। बट करंट ईयर में अगर कोई भी एसेट्स उसका फिजिकली वेरीफाई नहीं किया गया मैनेजमेंट के द्वारा तो ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट द सेम। नेक्स्ट अपना आ गया टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स में क्या आता है कि जो भी कंपनी की प्रॉपर्टीज़ है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ अदर देन लीज वाली, लीज पे जिसके लिए कंपनी इज़ अ लेसी, अदर देन जिस प्रॉपर्टीज़ पे कंपनी इज़ अ लेसी, उन सारी प्रॉपर्टीज़ का नाम फाइनेंशियल जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है उसमें कंपनी के नाम पे होनी चाहिए वो सब प्रॉपर्टीज़। अगर नहीं है वो प्रॉपर्टीज़ कंपनी के नाम पे तो उसके लिए हमारे को डिटेल्स देनी पड़ेगी। क्या डिटेल्स रहेगी, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी की रहेगी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू रहेगी, किसके नाम पे होल्ड हो रही है वो प्रॉपर्टी, वो उस पर्सन का नाम रहेगा, वो जो पर्सन है वो हमारा डायरेक्टर या प्रमोटर का कोई रिलेटिव है कि नहीं उसके बारे में दिखाना पड़ेगा, या एम्प्लॉय है कि नहीं उनका ये दिखाना पड़ेगा, और पीरियड ऑफ हेल्ड कितने साल तक उसको होल्ड कर रखें, एंड किस रीज़न से वो कंपनी के नाम पे नहीं है प्रॉपर्टी, ये बात भी हम लोग को डालना पड़ेगा। ये सब रिपोर्टिंग हो गया। एंड अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसके अगेंस्ट में तो वो डिस्प्यूट भी हम लोग को डालना पड़ेगा। ये हो गया टाइटल डीड। एंड जो ये अदर देन लीज वाली प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब जो जिस केस में कंपनी इज अ लेसी किसी लीज अग्रीमेंट में, तो उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा लीज अग्रीमेंट में वो लीज एग्जीक्यूट किया गया है इन द नेम ऑफ लेसी, मतलब कंपनी का नाम एज ए लेसी उस लीज अग्रीमेंट में होना चाहिए। ये हो गया टाइटल डीड्स। नेक्स्ट हो गया अपना रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अपना रिवैल्यूएशन में जो नया आ गया इंटेंजिबल एसेट्स का भी रिवैल्यूएशन के बारे में आ गया। रिवैल्यूएशन भी एक नया पॉइंट ही है। तो इसमें बताता है कि अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर रिवैल्यूएशन का हम लोग हमारा कब रिपोर्टेबल है, जब अपना रिवैल्यूएशन में 10% या मोर ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू एग्रीगेट में जितना भी प्रॉपर्टीज़ का रिवैल्यू है उन सबका टोटल देखेंगे अपने। चेंज अगर हमारा जो होता है वो चेंज 10% और मोर होता है ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी बी इट पीपी या फिर इंटेंजिबल, ईच क्लास वाइज देखेंगे, 10% और मोर देखेंगे। अगर उतना चेंज हो रहा है और तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू हमारा वैल्यूएशन होना चाहिए था, अगर नहीं है तो फिर वो रिपोर्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रहता है प्रोसीडिंग्स फॉर द होल्डिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी के लिए जो भी अपना प्रोसीडिंग्स चल रहा है उसके रिलेटेड में कि कंपनी कोई होल्ड कर रही है प्रॉपर्टी, मतलब कंपनी उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट्स ले रही है बट वो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे नहीं है, तो उसके बारे में जो भी अपना डिस्क्लोजर है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट अपना आ गया पैरा 3.2, वो हो गया इन्वेंट्रीज के रिलेटेड। इन्वेंट्रीज में क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन रेगुलर इंटरवल्स पे होना चाहिए। रेगुलर इंटरवल से वंस इन अ ईयर हो जाना चाहिए इन्वेंट्रीज का फिजिकल वेरिफिकेशन। कौन करेगी, मैनेजमेंट करेगी, उसके बारे में इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑडिटर को अगर नहीं हुआ है तो। एंड अपना अगर इन्वेंट्री के बारे में चेक करे जब ऑडिटर, उसको अगर दिखता है 10% या मोर का अगर डिस्क्रिपेंसी है फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री तो उसको प्रॉपरली डील किया गया है कि नहीं वो भी नोटिस करना पड़ेगा ऑडिटर को। एक नया पॉइंट आया है, अगर कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लोन ली है अपने करंट एसेट्स के अगेंस्ट में एंड वो वर्किंग कैपिटल लोन इन एक्सेस ऑफ 5 crores है तो कंपनी के जो ऑडिटर है उसको चेक करना पड़ेगा कि क्वार्टरली रिटर्न्स जो या स्टेटमेंट्स जो कंपनी बैंक को दे रही है जिससे लोन ली है वो रिटर्न्स में जो भी फाइनेंशियल फिगर्स है वो अपना एक्चुअली बुक्स से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अपना इन्वेस्टमेंट्स गारंटी सिक्योरिटी लोन्स पैरा 3.3। ठीक है, इसमें क्या हो गया, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी, गारंटी दिया है किसी को, सिक्योरिटी दिया है या लोन्स वगैरह दिया है, ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग को देखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, जो भी अपना एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन वगैरह दिया है अलॉन्ग विद आउटस्टैंडिंग बैलेंस अपने रिपोर्ट करना पड़ता है। उसमें जो सब्सिडियरीज जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स को दिया है वो अलग से रिपोर्टिंग होगा, एंड बाकियों को अदर देन सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स है उन लोगों को दिया है वो अलग से रिपोर्ट होगा। तो अलग से अपनों को पूरा बैलेंस आउटस्टैंडिंग एंड एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर जो कि एक्सटेंड किया गया है कंपनी के द्वारा, वो दोनों चीज़ दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट अपना वेयर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किया है वो कंपनी के इंटरेस्ट के प्रीजुडिशियल नहीं होना चाहिए। फिर अपना लोन्स एंड एडवांसेस जो भी है वो उसका शेड्यूल्स ऑफ पेमेंट होना चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल ऑफ पेमेंट होना चाहिए। रिसीट पेमेंट या रिसीट जो भी है अपना लिया है चाहे दिया है, दोनों के केस में वो अपना प्रॉपर रीपेमेंट्स का रीपेमेंट्स रिसीट्स पूरी तरह से रेगुलर होने चाहिए। अगर कोई भी अमाउंट अपना ओवरड्यू हो गया तो अगर 90 डेज के ऊपर ओवरड्यू हो गया तो वो रिपोर्टेबल हो गया, एंड उसका रीजनेबल स्टेप्स उसके बारे में कंपनी ने लिया है कि नहीं लिया है टू रिकवर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ। कुछ भी हमारा लोन्स एडवांसेस जो कि फॉल एंड ड्यू हो गया है किसी पार्टी का एंड वो हमको मिला नहीं है एंड उसके अगेंस्ट में हमने रिन्यूअल उसको सेट ऑफ करके रिन्यू कर दिया एक नया लोन से, तो उसके बारे सेम पार्टी को तो वो हमारा रिपोर्टेबल हो जाएगा, उसमें क्यों किया गया है वो चीज़ अपने को डालना पड़ेगा।
फिर अपना कंपनी अगर गारंटी लोन्स वगैरह दी है विदाउट स्पेसिफाइंग द टर्म्स, वो हमारा रिपोर्टेबल हो गया। जितने प्रोमोटर रिलेटेड पार्टीज़ वगैरह को दिए वो अपना रिपोर्टेबल हो गया। बस ये हुआ अपना लोन्स एडवांसेस वाला पार्ट, इन्वेस्टमेंट्स लोन्स वगैरह। फिर नेक्स्ट अपना आता है कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ 185 186, ये दोनों को कंप्लाई करना पड़ेगा। सेक्शन 185 क्या बोलता है? 185 क्या है? अपना लोन्स टू डायरेक्टर्स के बारे में। क्या है इसमें? कंपनी लॉ अपने को रेस्ट्रिक्ट करता है कंपनी को कि अपने डायरेक्टर्स को अपने लोन्स, गारंटीज या सिक्योरिटीज़ एक्सटेंड नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? किसको नहीं कर सकते? उस लोगों को जो कि अपना डायरेक्टर हो या फिर अपनी लेंडिंग कंपनी, जो ऑफकोर्स अपनी कंपनी का डायरेक्टर हो या अपनी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर हो, उस डायरेक्टर का कोई रिलेटिव हो या उस डायरेक्टर का कोई पार्टनर हो, उसको भी नहीं कर सकते। कोई फर्म जिसमें कि डायरेक्टर या उसका रिलेटिव पार्टनर है, उस फर्म को भी हम लोग नहीं एक्सटेंड कर सकते। ये तो पहला रेस्ट्रिक्शन हुआ 185(1) के अकॉर्डिंग। अब 185(2) में क्या बोलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग, जो डायरेक्टर से रिलेटेड है बट उनको हम लोग कर सकते हैं एक्सटेंड अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस। कौन कौन लोग हैं ये? कोई प्राइवेट कंपनी जिसमें कि हमारा डायरेक्टर मेंबर है चाहे डायरेक्टर है, उस कंपनी को। सेकंड अपना हुआ कोई ऐसा प्राइवेट या पब्लिक कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें कि हमारा डायरेक्टर 25% या उससे ज़्यादा का वोटिंग शेयर होल्ड करता हो, या हमारा डायरेक्टर किसी दो तीन डायरेक्टर मिलकर 25% या उससे ज़्यादा का वोटिंग शेयर होल्ड करते हो, उस कंपनी को, उस बॉडी कॉर्पोरेट को। नेक्स्ट ऐसा कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें कि हमारा डायरेक्टर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता हो। तो तीन ऐसे लोग हो, ये सारी कंपनियां हैं। एक हो गई प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर या मेंबर है। दूसरी हो गई अपनी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, जिसमें हमारा डायरेक्टर या हमारे 2-3 डायरेक्टर्स मिलकर 25% या उससे ज़्यादा का वोटिंग होल्ड कर रहे हो। या फिर ऐसा कोई ऐसा कोई कंपनी जिसका कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हो। तो ऐसे लोगों को हम लोग दे सकते हैं। मतलब कौन? कंपनी, जिस लेंडिंग कंपनी की बात हो रहा है वो कंपनी दे सकती है इन लोगों को लोन, गारंटी या सिक्योरिटी। किस बेसिस पे देगी? इसका कुछ सर्टन कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सबसे पहला, जो लेंडिंग कंपनी है उसके एसआर पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में। सेकंड, जो पर्टिकुलर्स ऑफ लोन वगैरह है वो सारा डिटेल्स हमारे पास होना चाहिए लेंडिंग कंपनी के पास। प्लस जो पर्पस है उस पर्पस का भी हमारे पास डिटेल्स होना चाहिए कि किस पर्पस से रेसिपिएंट ये लोन ले रहा है। तीसरा, वो रेसिपिएंट अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए ही ले सकता है ये लोन। ठीक है, तो ये हमारी हुई 185(2). सर्टन कंडीशंस फुलफिल होगा तो ऐसे लोगों को हम लोग दे सकते हैं। अब एक है सेक्शन, इसमें केसेस है कुछ एक, जिसमें 185(3) के अकॉर्डिंग कि 185(1), 185(2) दोनों एप्लीकेबल नहीं होगा इस केसेस में। क्या क्या केसेस? नंबर 1, लोन दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा किसको? अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को या फिर अपने होल टाइम डायरेक्टर को, और वो जो लोन है उसका कंडीशंस जो है वो कंडीशंस ऑफ सर्विस के बराबर है एंड परसेंट टू द कंडीशंस ऑफ सर्विस, एंड इट्स एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉइज। सबको देता है तो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह को भी दे सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। सेकंड केस हो गया, लोन दे रहा है कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को, वो लोन जो है, वो लोन का स्कीम जो है इज पास्ड बाय द मेंबर्स इन एन एसआर उसके लिए पास हो रखा है, तो वो वाला अप्रूव्ड है। इसके लिए कुछ भी सेक्शंस अपना ऊपर के एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, कंपनी का धंधा ही है अपना लोन वगैरह देने का, तो कंपनी इन अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन्स, गारंटी, सिक्योरिटी वगैरह देती है एंड वैसे ही टाइप का लोन दे रही है। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है डायरेक्टर वगैरह से, वो अपनी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जिसका क्लोजेस्ट टेन्योर ऑफ आवर लोन, जो कंसर्न लोन है उसके क्लोजेस्ट टेन्योर का जो भी रेट है उसके बराबर, मार्केट रेट के बराबर दे रही है मोटा मोटी। तो अपने उसको वो भी अप्रूवल, कंपनी का बिजनेस ही ये लाइन में है एंड मार्केट रेट पर दे रही है, इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो अपना अलाउड है, उसमें भी 185 का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। नेक्स्ट अपना loan is extended to the wholly owned subsidiary by the holding company। ठीक है, और wholly owned subsidiary जो है वो अपना प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज़ करेगा, तो उसके लिए हो सकता है। और गारंटी सिक्योरिटी, अगर कोई wholly owned subsidiary कोई भी गारंटी, कोई लोन लिया उसके अगेंस्ट में होल्डिंग कंपनी जो है गारंटी या सिक्योरिटी दे रही है उस थर्ड पार्टी को, और वो जो लोन लिया है wholly owned subsidiary अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज़ करेगा उस लोन को, तो वो गारंटी और सिक्योरिटी अपने अलाउ कर सकते हैं। एक अपना सब्सिडियरी है, अब आ गया, पहले तो दो थे अपने wholly owned subsidiary, अब है नॉर्मल सब्सिडियरी। वो नॉर्मल सब्सिडियरी कोई लोन लिया है फ्रॉम बैंक या फिर एफआई, उस लोन के अगेंस्ट में अपना होल्डिंग जो है वो गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइडेड जो सब्सिडियरी है, दिस इज नॉट होल्डी ओन सब्सिडियरी, ये सब्सिडियरी अपना प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए उस लोन को यूटिलाइज करेगा। तो ये सब कंडीशंस हो गए, अराउंड 6 कंडीशंस हो गए जिसके बेसिस पे अपना ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा सेक्शन का रेस्ट्रिक्शंस। तो इन सब केसेस में कंपनी कैन एक्सटेंड लोन्स। फिर इसके बाद आ गया कॉन्ट्रावेंशन फॉर द पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, इसमें आता है 5, 25, 6, 5, 25, 6, इसको देख लेना। नेक्स्ट अपना आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्राइवेट कंपनीज, नॉन एप्लीकेबिलिटी टू प्राइवेट कंपनीज। अब कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको 4 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गए तो उस केस में उस कंपनी पे ये 185 का सेक्शन नहीं लगेगा। तो क्या 4 कंडीशन है? सबसे पहला कि कोई भी और बॉडी कॉर्पोरेट उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रखी हो, उस प्राइवेट कंपनी की शेयर होल्डर नहीं हो। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2,
बोरोइंग, वो जो प्राइवेट कंपनी की बोरोइंग है शुड बी लेस दैन इक्वल टू लोअर ऑफ 2 times द पेड अप शेयर कैपिटल और ₹50 करोड़, मतलब 2 times ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी और 50 करोड़, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उससे कम या उसके बराबर ही उस कंपनी का बोरोइंग्स होना चाहिए फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो मतलब वो प्राइवेट कंपनी जो है उसका बोरोइंग जो है अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनी अदर कंपनी से है दैट इज लेस देन इक्वल टू लोअर ऑफ 2 times द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़, देन उस कंपनी इट क्वालिफाइज फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 185। थर्ड कंडीशन ये है कि इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ इट्स बोरोइंग्स, एंड फोर्थ कंडीशन है 137(92) सेटिस्फाई करता हो। तो ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो प्राइवेट कंपनी पे 185 नहीं लगेगा, रेस्ट्रिक्शन टू फॉर लोन टू डायरेक्टर्स एंड रिलेटेड वगैरह, डायरेक्टर से रिलेटेड वाली सेक्शन नहीं लगेगी। नेक्स्ट अपना आ गया एक गवर्नमेंट कंपनी पे कब नहीं लगेगी। गवर्नमेंट कंपनी पे भी है अगर वो जो भी मिनिस्ट्री के अंडर वो गवर्नमेंट कंपनी काम करती है उस मिनिस्ट्री का प्रॉपर अप्रूवल ले रखी है एंड अपना 137(92) को वो कंप्लाई करती है, तो ऐसे गवर्नमेंट कंपनी को भी नहीं लगेगा 185।